हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जंतुओं में पोषण कैसी लगी थी पहली क्लास पर? क्या रिस्पॉन्स होगा? 4 तो व्यू आए हैं उस पे अभी तक, सिर्फ 4 व्यू। पर कोई बात नहीं, कभी तो आएंगे, है ना? मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, कभी तो आएंगे ही। कोई बात नहीं। आपसे क्या चाहिए? एक लाइक। जो आप एक 4 व्यू, ये चारों के चारों अगर लाइक कर दें, चारों के चारों कमेंट कर दें, तो ये यूट्यूब के एल्गोरिदम में आगे चली जाती है। लेकिन आपके लाइक कमेंट करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, पर चलो कोई बात नहीं। करते हैं आज दूसरा पार्ट शुरू। आज बात करते हैं भोजन में उसके अवयव, यानी कि भोजन में क्या क्या चीजें होती है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, 5-10 मिनट की क्लास होगी, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सारी मैंने बताई हुई है, बस फटाफट रिवाइज करनी है। तो भोजन क्या होता है? पहले भोजन देख लेते हैं, भी भोजन होता क्या है। हमने कल चीजों के बारे में पढ़ा था, अब हम भोजन के बारे में पढ़ते हैं, भी भोजन वास्तव में होता क्या है। अब कोई कहेगा कि भोजन तो सर रोटी होती है, सब्जी होती है, सैलेड होता है, दही होती है, छाछ होती है। हाँ, वैसे तो हमारी भाषा में तो यही भोजन होता है, लेकिन हमें उसमें पता थोड़ी है। भी देखो, मैं एक चीज बनाता हूं। ये थाली है, इसमें भोजन रखते हैं। इसमें रोटी रख ली अपने, इसमें सैलेड रख लिया, इसमें सब्जी रख ली, इसमें रायता रख लिया। क्या हमने ऐसे रखा है? क्या भाई ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये वसा है, ये विटामिन है? ऐसे तो नहीं रखा। अब कई मेरे जैसे होते हैं, अब कई तो रोटी खाते हैं, पहले रोटी को थोड़ा सा सब्जी के साथ खाया, फिर एक चम्मच रायता खा लिया, फिर थोड़ा सा सैलेड खा लिया। अब कुछ मेरे जैसे होते हैं, सारे को एक में की कर लेंगे भाई, चलो भाई। अब फिर उसको चूर के खाते हैं, क्योंकि बागड़ इलाके में रोटी को चूर कर खाते हैं, एक अलग मजा होता है भाई। और वैसे खाने को चूर कर ही खाना चाहिए, देखा जाए तो ज्यादा बचता है जल्दी और अच्छे से बचता है, ठीक है। अब अपने रोटी कैसे खाते हैं उस पर बात नहीं करेंगे, मैं आपको जो चीज समझाने की बात कर रहा हूं। हमें इसमें पता थोड़ी है कौन कार्बोहाइड्रेट है। ये तो हमने तो बस सारा मिक्स करके अमाशय में रख लिया। अब अमाशय के बाद में अलग अलग एंजाइम डिसाइड करेंगे कि कौन कार्बोहाइड्रेट है, कौन वसा, कौन प्रोटीन, ये सारी बातें ना। तो भोजन ये नहीं है। भोजन है क्या? वे पोषक पदार्थ जिनको जीव अपने कार्य करने के लिए, अब जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मेरा कार्य है। अब कार्य करने के लिए मुझे ऊर्जा तो चाहिए ना। अब बोल रहा हूँ तो मुझे मेरी ऊर्जा लग रही है, तो वो मुझे ऊर्जा कहां से मिल रही है? फिर वृद्धि। वृद्धि का मतलब मेरे शरीर में वृद्धि हो रही है, अंगों का विकास हो रहा है। या जब मैं छोटा था और अब इतना बड़ा हो गया, आप छोटे थे इतने बड़े हो गए, तो उसके लिए भी चीजें चाहिए। तो वो कहां से आई? भोजन से आती हैं। उत्तकों की मरम्मत। उत्तकों की मरम्मत का मतलब क्या है? उत्तकों की मरम्मत का मतलब है प्यारे बच्चों, जैसे कई बार हमारे लीवर में इंफेक्शन हो जाता है, ब्लड में इंफेक्शन हो जाता है, तो उन चीजों को सही भी तो करना होता है। हमारी बॉडी खुद रिकवर करती है। आपको एक नॉलेज की बात बताता हूं। हम कई बार बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन उसको रिकवर नहीं करता, मेडिसिन उसके इन्फेक्शन को रोकता है। रिकवर हमारी बॉडी खुद करेगी। अब जैसे चोट लग जाती है, चोट लगने पे क्या होता है, हमारे बॉडी से खून आने लग जाता है, कुछ दिन बाद में वहां पर जख्म हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स टैबलेट देते हैं, हम वो टैबलेट खाते हैं, हम कहते हैं जख्म सुखने वाली दवाई देते हैं, ठीक है। तो वो जख्म को सुखाने का मतलब ये होता है कि उस जख्म हुआ है, चोट लगी है, तो उस पर जो इन्फेक्शन है, हम मेडिसिन लेते हैं, वो इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। हमारी बॉडी अपने द्वारा रिकवर करने का काम कर रही है, बॉडी अपना काम उसको रिकवर करने में कर रही है। अब हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो क्या होगा? हालांकि वो जख्म ठीक होगा, पर उसमें टाइम लगेगा। क्यों? इन्फेक्शन फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। कई बार इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, सेल्स कम बन जाती है, तो वो चीजें हार्मफुल होती है। हम मेडिसिन लेते हैं तो वो इन्फेक्शन होता है, वो रुक जाता है, आगे नहीं फैलता, और बॉडी उसको रिकवर करती रहती है, और कुछ दिन बाद में हमारा जख्म सही हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि हमने एंटीबायोटिक से जख्म को सुखा दिया। तो ऊतकों की मरम्मत के लिए वे विभिन्न जैव प्रक्रम, विभिन्न जैव प्रक्रम, जैसे वही कल हमने बात की थी, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन वगैरह वगैरह, जो भी हमारे शरीर में अभिक्रियाएं होती हैं या जो भी प्रक्रम चलते हैं, उनको चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। वो सारी कहां से मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रहण हम भोजन करते हैं। तो भोजन क्यों करते हैं भाई? इन्हीं सभी चीजों के लिए करते हैं, और ये इसीलिए हमारे लिए भोजन जरूरी है। ये तो है भोजन की बात। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा कि भोजन क्या होता है, तो क्वेश्चन कहां से आएगा सर? भोजन के अवयव से। तो देखिए, भोजन के अवयव, कार्बोहाइड्रेट,
हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन नए अंगों का निर्माण करता है। वसा संग्रहित ऊर्जा होती है। खनिज लवण ये भी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। इनका भी पाया जाना जरूरी है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता। जल डिहाइड्रेशन करता है बॉडी को। खाद्य से पाचन को आसान बनाता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, पीछे भी बताई हुई है, बहुत बार ये बातें बताई हुई हैं। अब जहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है वहां पर आते हैं। तो पहले अपने आज चर्चा करेंगे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे। किस तरह? कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कभी आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं तो उनको जब रेस्ट के लिए 5-10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है तो वो केला खाते हैं, क्योंकि केले में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए उनको केला। कार्बोहाइड्रेट होता है एक कार्बनिक यौगिक। क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है विकार्बनिक यौगिक का? CHO। ये इसमें पाए जाते हैं, सूत्र नहीं है, ये पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाए जाते हैं? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। हाँ जी सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। यह पाचन के पश्चात ग्लूकोज में बदलता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, उसके बाद में जब इसका पाचन होता है तो क्या होता है? ये ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट होता है एक जटिल अणु और ग्लूकोज होता है एक सरल अणु। तो भोजन को जटिल अणुओं में, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की अभिक्रिया पाचन कहलाती है। यहां से एक आपकी बात प्रूफ हो गई ना कि पाचन क्या होता है। तो भोजन के जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट, सरल अणु ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में बदलता है। अब इसमें इसका सूत्र क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? तो सूत्र होता है प्यारे बच्चों CH2O। CH2O इसका आधारभूत सूत्र होता है। क्या होता है? आधारभूत सूत्र। यानी कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3। इसी तरह से कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ये होता है हमारे ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या होगा भाई? फिर इनका अनुपात क्या होगा? 1:2:1। ये से पता चल रहा है C1H2O1। ये अनुपात पूछ लेता है कई बार। ठीक है, ये सूत्र और अनुपात पूछ लेता है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है? अब आपको पता ही है, ये ग्लूकोज क्या करेगा? O2 के साथ विक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे माना जाएगा? समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु है, किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके क्या बनाएगा? 36 एटीपी ऊर्जा। इसीलिए ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा का 50 से 80% हमें कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही प्राप्त होता है। शरीर में जितनी भी ऊर्जा होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा होती है उसका 50 से लेकर लगभग 80%, मैंने लगभग बोला है, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है भाई, लगभग 50 से 80% होता है ना, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, यहां से, ये छोटी छोटी बातें यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हमने 1 ग्राम ग्लूकोज को तोड़ा तो हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का मात्रक होता है भाई, याद रखना है। ठीक है, अब इसके स्रोत क्या है बताने की जरूरत नहीं है, मुख्य रूप से अनाज होते हैं, पर फिर भी देख लेते हैं। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मक्का में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ज्वार में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जौ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और आपको पता है क्या, जौ को पानी पीना है ना, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसको देखो, जौ का किण्वन, जौ में कार्बोहाइड्रेट है, इसको किण्वन करके अल्कोहल बना लेते हैं, वही बात। तो चीजें कनेक्ट किया करो, जौ के किण्वन से शराब बनती है, तो कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से, या कार्बोहाइड्रेट को जब मैंने जो श्वसन वाले में आपको बताया था कि ग्लूकोज को जब
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है या एथेनॉल बनता है। शक्कर, गुड़, शहद में कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली देखें तो जो मीठी चीजें होंगी उनमें कार्बोहाइड्रेट होगा। सूखे फल, जैसे सूखे फल हो गए, बहुत से सूखे फल होते हैं ना, उनमें अंजीर, दूध। दूध को संतुलित आहार बोला जाता है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा होती है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, इसलिए इसको संपूर्ण आहार बोला जाता है। इसकी भी आप शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है, देख लेना। पके हुए फल, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट होता है, चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट होता है, रसीले फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है, शलगम में कार्बोहाइड्रेट होता है, केला में कार्बोहाइड्रेट होता है, अरबी में कार्बोहाइड्रेट होता है और मांस में कार्बोहाइड्रेट होता है। मोस्टली सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। चलिए अब इसके प्रकार हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के एक होता है मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, सेकेराइड का मतलब शर्करा अणु। तो सबसे सरल होते हैं और सबसे अधिक होते हैं। सूत्र होता है CH2N, तो ट्राइओज। ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, हेक्सा का मतलब 6। ये मैंने आपको केमिस्ट्री में करवाए थे। तो ट्राइओज, ट्राइओज का मतलब C3H6O3, टेट्रोज का मतलब C4H8O4, हेक्सोज का मतलब C6H12O6। तो ट्राइओज का एग्जांपल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। कौन सा? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। उसके बाद में टेट्रोज का होता है एरिथ्रोस। क्या होता है? एरिथ्रोस। हेक्सोज का ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, ठीक है। और कल मैंने केमिस्ट्री में आपको समय व्यवस्था पढ़ाई थी, तो यहाँ पर समाव्यवस्था भी लगती है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें कीटोन समूह होता है। जब भी आगे बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे ना, 12th में ये चीजें पढ़ते हो, तब आपको डिटेल से समझाया जाता है। उसके बाद में डाइसेकेराइड है। डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर। अब देखो यहां पर क्या खेल है, ये थोड़ा सा समझने वाला है आपका। क्या बोला है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हम ग्लूकोज को उठा लेते हैं, C6H12O6, एक अणु हो गया। दोबारा फिर लेते हैं C6H12O6, 2 अणु हो गए। अब इसके मिलने से क्या बनेगा? डाइसेकेराइड। यानी कि क्या बनना चाहिए? C12H24O12 बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता। तो फिर सर क्या बनता है? इसमें से आपको याद रखना है कि -H2O होगा। क्या होगा? -H2O होगा। यानी कि इन दोनों के मिलने से एक जल का अणु बाहर निकलेगा। तो फिर क्या बनेगा? C12H22O11। ये होता है डाइसेकेराइड का सूत्र, याद रखना है, ठीक है। C12H22O11। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये भी आपको याद रखना है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, और डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड में ये मैंने वैसे करवाई हुई है, जहां तक मुझे याद है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी क्लास में करवाई हुई, पर अब टॉपिक में है तो दोबारा करवा दूं, इसलिए मैंने आपको बोला ये मेरे करवाई हुई है। अनेक मोनोसेकेराइड है, यानी कि 2 से ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा मोनोसेकेराइड अणु जुड़ जाएंगे तो उससे हमें मिलेंगे पॉलीसेकेराइड। बताया था ना, पॉली का मतलब 2 से ज्यादा। तो इसका सूत्र होगा C6H11O, उसके बाद में आगे आप N, यानी कि कितने भी लगा सकते। ये जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो जल में होते हैं अघुलनशील, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से जल में अघुलनशील होते हैं। पौधों में पाया जाता है, हाँ जी, पौधों में पाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जब इनकी जरूरत पड़ती है ना, यानी कि जब जरूरत पड़ गई ऊर्जा की, तब ये क्या करते हैं? जल का अपघटन, यानी कि अब ये क्या करेंगे? जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे, यानी कि पॉली से मोनो बन जाएंगे, अपघटन हो जाएगा। इस वजह से पॉलीसेकेराइड को संग्रहित ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। अब
यहां पर क्या लिखा है, पौधों में पाया जाता है, तो स्टार्च किस में पाया जाता है, पौधों में। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इन चारों से आपको एक प्रश्न बताता हूं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। स्टार्च होता है पौधों में संचित भोजन के रूप में, पौधों में संचित भोजन। ग्लाइकोजन होता है जंतुओं में संचित, यानी कि जब हमारे शरीर में अगर भोजन का स्टोरेज होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और कहां होता है, यकृत में होता है। सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति। चारों बातें बताइए। अब डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, पेंटोज शर्करा के रूप में करवा दिया था मैंने, नहीं करवाया तो डीएनए जब आएगा तो आपको करवा भी दूंगा, ठीक है। चलिए, अधिकता, अगर कार्बोहाइड्रेट की शरीर में अधिकता हो जाएगी तो मोटापा हो जाएगा, कमी हो जाएगी तो वजन में कमी आ जाएगी, बस। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो इन सातों से क्वेश्चन बन सकता है भाई, पहला। दूसरा, इन इतने मैटर से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चौथा, इनके सूत्र से। 4 या 5 क्वेश्चन इस लाइन से बनते हैं। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट होता है कंप्लीट। कल हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, देखेंगे कल प्रोटीन एक क्लास में होता है या प्रोटीन के साथ एक आधा कोई और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और जिनका आज एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका एग्जाम है तो उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम को करके आइए भाई, ऑनलाइन एग्जाम है, प्रेशर लेके मत जाना। एक चीज बताता हूं जो मैंने ऑब्जर्व की है, एग्जाम हॉल में बैठो, आपकी तैयारी है, आप सफिशिएंट करके आओ। ये मत सोचो कि मुझे क्रैक करना ही करना है, करना ही करना है, क्योंकि आप वो प्रेशर लेके जाओगे तो एग्जाम सही क्वेश्चन होते होते हुए आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो आपने मेहनत की है तो सीधी सी बात है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और एग्जाम हॉल में ये प्रेशर लीजिएगा, आपको ये रखना है कि मैंने अपना 100% देना है, मैंने तैयारी की है, मैं अपना 100% एग्जाम में दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो वही बात एक बार फिर से कि आपकी ये सारी थकान, आपका ये सारा दर्द और आपके ये सारे सुने हुए समाज के ताने सभी का एक लाइन में समाप्त हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर फाइनली सिलेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।